बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इंपॉर्टेंट दिन है और बड़ी ख़बरें हैं। सबसे पहले तो ये कि अलीमा खान साहिबा की या इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से आज मुलाकात है। काफ़ी अर्सा हो गया इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। ख़ास लोगों से मुलाकातें करवाई जाती हैं और अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान साहब की जो पार्टी लीडरशिप है उन्हें काफ़ी लंबे अरसे से इमरान खान साहब से नहीं मिलवाया जा रहा। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं जाने की, मिलने की, लेकिन नहीं मिलने दिया जाता। आदम सवाती साहब को मिलवाया गया है, अली अमीन गंडापुर साहब को मिलवाया गया है और बैरिस्टर सैफ को मिलवाया गया है। इमरान खान की बहनें आज मिलने के लिए जाएंगी और उन्होंने ये कह रखा है कि अगर हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो फिर हम जेल के बाहर धरना देंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा दबाव है कारकुनों की जानिब से, अवाम की जानिब से, कि जनाब आप सारे इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर तो आ गए हैं, अब ज़रा इमरान खान के साथ खड़े होकर भी दिखाएं। और सबके सबको पहुंचना चाहिए अडियाला जेल के बाहर। MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, सूबाई असम्बली के अरकान, कौमी असम्बली के अरकान, सारे के सारे वहाँ पे पहुँचें। और जो बड़े ओहदेदारान हैं जिनको इमरान खान साहब ने ओहदों पे बैठाया वो लोग तो ज़रूर पहुँचें और जाकर इमरान खान साहब की बहनों का साथ दें। जब वो धरना दें तो उनके साथ धरना देकर बैठ जाएं। अब ये ना होना कि वहाँ पे खाली इमरान खान की बहनें गिरफ्तार हो जाएं अगर मुलाकात ना करवाई गई तो। देखें, आज दोपहर को ये मुलाकात है, जब दबाव बढ़ेगा तो गवर्नमेंट मुलाकात करवा भी सकती है। लेकिन मुलाकात करवाई अगर गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने तो इमरान खान साहब अपनी बहनों से बातचीत करेंगे और जब वो अपनी बहनों से बातचीत करेंगे तो उनकी बहनें भी उनसे बातचीत करेंगी और बताएंगी कि ड्रोन हमला कैसे हुआ, वो बताएंगी कि जाफ़र एक्सप्रेस के सामने के बाद क्या हुआ, वो बताएंगी कि बारंग बलोच और दीगर लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो तमाम तफसीलात जो इमरान खान साहब के पास अभी तक नहीं पहुंचाई गई वो सब तफसीलात पहुंचाएंगी और किस तरह से ये हुकूमत झूठ बोल रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने क्या किया, जो डॉक्टर्स आए उनकी मुलाकात हुई DG ISI से, तो उसमें DG ISI ने उन डॉक्टर्स को क्या कहा उसका जवाब भी अभी तक नहीं आया हुआ। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब की बहनें उन्हें बताएंगी। फिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी आएगा और जब उनका मौक़िफ़ आएगा तो वो ये भी बताएंगे कि आदम सवाती से उनकी क्या बात हुई और अली अमीन को उन्होंने क्या कहा और पार्टी के लिए उनके अहकामात क्या है और वो जो ईद के बाद सड़कें गर्म होने का एक इमरान खान साहब ने ऐलान किया था वो मामला किस तरफ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर मुलाकात हो गई। और अगर ना करवाई गई तो फिर कम से कम भी 100-150 बंदा तो अंदर होना चाहिए। और मैं MPAs, MNAs और सेनेटर्स की बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की जिन्हें नहीं मिलने दिया जाता। कुछ और लोगों की लिस्टें भी हैं और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी जाएंगे और इमरान खान साहब से मिलेंगे। अब देखते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का एक बड़ा इम्तिहान है। कारकुनों के इम्तिहानात तो आते रहते हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुन और इमरान खान के साथी वो तो हर इम्तिहान में पूरा उतरते हैं, हर दफ़ा वो सुरखरू होते हैं। लेकिन अब लीडरशिप का इम्तिहान है, पहली मरतबा देखते हैं कि लीडरशिप इस इम्तिहान में पास होती है या पास नहीं हो सकती। एक और नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी जयद एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी या जो हुकूमती तर्जुमान सहाफ़ी हैं वो सब अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें मना किया कि आपने डील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिढ़ जाती है और मामला वापस ज़ीरो पे चला जाता है। तो डील का लफ्ज़ तो नहीं बोल रहे लेकिन मुज़ाकरात या एंगेजमेंट के लफ्ज़ बोलना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये तमाम लोग एक बात कह रहे हैं और ये सब लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर मामला आगे बढ़ाना है तो सिर्फ एक ही काम करना होगा और वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो तनकीद हो रही है इदारों पे, फ़ौज के ऊपर तो नहीं होती, वो नॉर्मली जो तनकीद होती है वो फ़ौजी क़यादत की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर तनकीद होती है, ये तनकीद रुकनी चाहिए। इसके ऊपर सारे जोर दे रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको रोका जाए। इसमें राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट आप देखें, जो भी आदमी इमरान खान के ख़िलाफ़ है ना वो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ है। राना सनाउल्लाह साहब को आप देखें ना, इनको क्या पड़ी है कि इमरान खान साहब के हमायती बन रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया इमरान खान को ले डूबा, गालम गलोच ब्रिगेड से खुद PTI भी महफूज नहीं है। अब राना सनाउल्लाह साहब भी वही बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से शेर अफजल मरवत किया करते थे, अली अमीन गंडापुर करते हैं, कुछ और लोग हैं जो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ हैं और वो सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं। कुछ लोग खुलकर नहीं करते, मीटिंग्स के अंदर करते हैं। तो सोशल मीडिया वहीं खड़ा है जहाँ से इमरान खान छोड़ गया था। अब ज़रा एक चीज़ मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ, लेकिन क्लियर करने से पहले ज़रा दो सहाफ़ियों के स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ
और ये जो दो सहाफ़ी हैं इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं और इन दोनों के स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने एक खबर भी दी है। सीनियर सहाफ़ी हैं दोनों और इनके जो दावे हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सुहेल बड़ाइश साहब, पहले रियासत ने कहा कि जब तक फ़ौज को और उनके ख़ानदानों को गालियाँ दी जाएंगी उस वक्त तक कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। यानी अब रियासत, तो वैसे फ़ौज को रियासत कहना ज़्यादती है। सुहेल बड़ाइश साहब को बार बार मैंने बताया, जब भी उनका तस्करा होता है मैं उनको बताता हूँ ये कि ये जो फ़ौज है ये रियासत नहीं होती। रियासत की एक बड़ी वसी डेफिनेशन आईने पाकिस्तान के अंदर लिखी है, उसको वहाँ से पढ़ना चाहिए। रियासत जो है वो फ़ौज नहीं होती। फ़ौज एक इदारा है, रियासत का एक हिस्सा, उसका एक छोटा सा एक नॉर्मल इदारा, उस इदारे का एक ऑफिसर आर्मी चीफ होता है। वो आप जब तक चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे मुल्क नॉर्मल नहीं होगा। वो कहते हैं जी उस वक्त तक कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, एतमाद साजी के लिए आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। ये जनाब सुहेल बड़ाइश साहब ने कहा। अंसार अब्बासी साहब का स्टेटमेंट, वो कहते हैं ख्याल किया जाता है कि पीटीआई और उसकी आला क़यादत के हालात सिर्फ इसी सूरत में बेहतर हो सकते हैं। अच्छा नहीं, जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि अमरीकी पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों के ग्रुप की इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात। ताहाल मुज़ाकरात की कोशिश में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अंसार अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई और उसकी वजह वो लिखते हैं कि पार्टी सोशल मीडिया बड़ी रुकावट करार। तो जितने भी आप लोग उठाते हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे, जिनका ताल्लुक हुकूमत के साथ है या जिनका ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब वो ये चाहते हैं कि कुछ भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को डाउन करवाया जाए और ये कहा जाए कि अगर बात नहीं बन रही तो सोशल मीडिया की वजह से नहीं बन रही। अब सोशल मीडिया पे ना दो तरह की तनकीद होती है, अब इन दोनों तरह की तनकीद को इकट्ठा कर दिया जाता है। यानी अगर कोई ये कहता है कि सियासत में इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, फ़ौज अपने काम से काम रखे और सियासत में मुदाखलत ना करे, जायज़ तनकीद है बिल्कुल। फ़ौज कारोबार ना करे, अपना दिफा का काम करे, बिल्कुल जायज़ तनकीद है। फिर अगर कोई ये कहता है कि अपने काम में जो फ़ौज नाकाम हो जाती है या इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई फेलियर हो जाता है उनका, उनसे जब पूछा जाता है कि ये नाकामी क्यों हुई, इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ, ये पूरी दुनिया में पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल एक जायज़ तनकीद है। ये हो सकती है, की जानी चाहिए। इंडिया में करता है मीडिया, दुनिया भर का मीडिया अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामियों की निशानदेही करता है और उसके ऊपर तनकीद भी करता है, तो ये बिल्कुल जायज़ तनकीद है। और अगर मिलिट्री जो है वो उसको शामिल किया जाए, उसकी क़यादत की जो पॉलिसी है उसके तहत जुल्म, जबर और फस्तायत हो, इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो, मैंडेट का एहतराम ना हो और पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया जाए तो तनकीद की जाए, तो बिल्कुल जायज़ तनकीद है। जबरी गुमशुदगियों के ऊपर अगर आप तनकीद करते हैं इदारों पे, फ़ौज पे, पुलिस पे, किसी पे भी, बिल्कुल जायज़ तनकीद है। जाली मुकदमात और गिरफ्तारियाँ की जाएँ लोगों की और इस पे तनकीद की जाए तो बिल्कुल जायज़ तनकीद है। बार बार जो क्रैकडाउन किया जाता है, टाउट्स के ज़रिए जो धमकियाँ लगाई जाती हैं पाकिस्तानियों को या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो ये इसके ऊपर जब तनकीद करता है सोशल मीडिया तो जायज़ तनकीद करता है। मुल्क के सबसे बड़े लीडर को कैद में डाला हुआ है और जाली मुकदमात उसके ऊपर एक के बाद एक बनाए गए हैं, 200 के करीब मुकदमात हैं, तो वहाँ अगर तनकीद होती है तो जायज़ तनकीद होती है। मईशत की तबाही, अमन व अमान की तबाही, अवाम में मायूसी, अब ये सारे जो है वो पॉलिसी का हिस्सा है। पॉलिसी ख़राब है तो ये सब कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों पे जब तनकीद करते हैं लोग तो बिल्कुल जायज़ तनकीद करते हैं। कौमी असम्बली में खड़े होकर जुनैद अकबर साहब ने कहा कि आप हमारे बाप दादा नहीं हैं, मैं आप पर तनकीद करूँगा। बात ठीक है, यानी एहतराम तो अपने बाप दादा का किया जाता ना, इदारों का एहतराम नहीं होता। इदारों के साथ जो है वो काम चलता है। एहतराम तो बुज़ुर्गों का किया जाता है, एहतराम तो बाप दादा का किया जाता है। ये जुनैद अकबर ने बात ठीक की है। इदारों का एहतराम नहीं होता। हाँ, ये होता है कि आप कानून के मुताबिक चलते हैं कि इदारे जब ठीक काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं जी ठीक काम कर रहे हैं, उसके लिए आप उन्हें शाबाश ना भी दें तो आप उनको पे कर रहे हैं ना। पूरी कौम जो है वो टैक्स दे रही है, उसमें से तनख्वाहें कट रही हैं, उसके अंदर से पैसा खर्च हो रहा है इनके ऊपर। अगर ये ठीक काम कर रहे हैं तो ये उसके पैसे ले रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे। हाँ, अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर कौम निशानदेही कर सकती है, सोशल मीडिया निशानदेही कर सकता है। तो ये जो एहतराम का रिश्ता है ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो रिश्ता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अपनी अपनी ड्यूटी और अपना अपना काम करें। और यानी दुनिया भर के मुल्कों में कोई एहतराम का रिश्ता इदारों का और अवाम का नहीं होता, उनको ज़रूरत ही नहीं होती, सब अपना अपना काम करते हैं। एहतराम का रिश्ता क्या होता है, वो तो अपने बुजुर्गों के साथ होता है, बड़ों के साथ होता है। अच्छा, ये तो है एक तरह की तनकीद जो मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ है। इस तनकीद के ऊपर सबको तकलीफ होती है।
यानी ये तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, ये बिल्कुल जायज़ तनकीद है। जो नाजायज़ तनकीद है ना, जो नहीं होनी चाहिए, वो क्या है? वो है ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर हमले, निजी नौयत के मामलात को उठाना, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासतदानों के साथ किया जाए, चाहे ये सियासतदानों या सोशल मीडिया की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट या इदारों के खिलाफ किया जाए। ये दोनों तरफ से घटिया और गंदा काम है। मैं कभी ज़िंदगी में इसका हिस्सा नहीं बना, लेकिन मैं हमेशा इसकी मजम्मत करता हूँ और ये काम नहीं होना चाहिए। ये काम शुरू हुआ था बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें जब एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने मिलकर फेंकी, तब भी ये काम चल रहा था। जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ एक घटिया तरीन कंपेन चलाई गई, तब भी ये काम चल रहा था। तो ये काम बहुत चलता रहा है और एस्टेब्लिशमेंट इसका हिस्सा रही है। अभी हालिया जो एक वाक़या है, इद्दत वाला केस, बड़ा घटिया और गलीज़ केस है, ये भी उसकी एक मिसाल है। जो ख़वातीन को घसीटा गया, सड़कों पे मारा गया, उन पे तशद्दुद किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिस तरह उनको घरों से अगवा किया गया, उठाया गया, ये सारी चीज़ें भी उसी तौहीन के ज़ुमरे में आती हैं जो निजी ज़िंदगी में या आप ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर आप अटैक करते हैं। ये सारी वो चीज़ें। दूसरी तरफ जो है वो इस चीज़ का जवाब देते हुए सोशल मीडिया के अंदर सारे लोग नहीं, चंद लोग, वो बड़ा घटिया एक प्रोपेगेंडा करते हैं और अजीबोगरीब किस्म की तस्वीरें और वीडियोस बना के डाल देते हैं। अब वो जो है वो भी एक निजी नौयत का हमला है, वो भी इंतहाई काबिल मुसम्मत है। लेकिन वो लोग उन अकाउंट्स के ऊपर जब तनकीद करते हैं तो वो कहते हैं जनाब क्योंकि हमारे घरों के अंदर घुस रहे हैं तो हम सोशल मीडिया पर भी तनकीद ना करें। तो ये दो तरफा सिलसिला है। ऊपर वाला भी दो तरफा था, वो जायज़ था, वो तनकीद बिल्कुल जायज़ है। लेकिन यहाँ पे जो दो तरफा सिलसिला है, ये दोनों तरफ ही गलत है। इसको दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। ये घटिया काम है और फिलफोर बंद करना चाहिए। इदारों की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, सियासतदानों की जानिब से भी बंद होना चाहिए, सोशल मीडिया की जानिब से भी बंद होना चाहिए, ताकि इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। सबको जितना भी हो, सबको चाहिए कि इसको कंडेम करें कि आप ख़वातीन को, फैमिलीज़ को, इनको महफूज रखें। चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की फैमिलियाँ हैं, आम वर्कर्स की फैमिलियाँ हैं, सियासी जमात के लोगों की फैमिलियाँ हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की फैमिली है, या किसी फौजी जर्नैल की फैमिली है, या किसी ब्यूरोक्रेट की फैमिली है, या किसी बड़े सियासतदान या हुक्मरान की फैमिली है। सबकी इज्जत सांझी होती है और सबको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। लिहाजा इस मौके पे सीज़ फायर होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। जबकि पहले वाली तनकीद जो मैंने आपको कही वो बड़ी जायज़ है, हौसला अफजा है, पाकिस्तान को आगे यही तनकीद लेकर जाएगी और सब अपनी अपनी आइनी और कानूनी हुदूद में आएंगे उस तनकीद के बाद। नाज़रीन, 9 मई का जो बयानिया था उसको दोबारा से टाकी शाकी मारी जा रही है और उस बयानिए को फिर से तैयार किया जा रहा है और इसमें 2 साल की नाकामियों के बाद बदतरीन इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं। ना उनका सर है, ना उनका पाँव है। अदालतों के अंदर जलील होती रही है पुलिस और इंतज़ामिया, कोई चीज़ें वो प्रूफ नहीं कर सके। और अब 2 साल के बाद जो है वो कोशिश की जा रही है कि अदालतों का कंधा इस्तेमाल करके इन लोगों को सज़ाएं दिलवाई जाएं। इसमें जो है वो जुनैद अकबर साहब का एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि हम अपना पेट काट कर सिक्योरिटी इदारों पर लगाते हैं। इदारे हमारी हिफाजत के बजाय किसी और काम में पड़ गए हैं। इनका काम हुकूमतें बनाना और गिराना नहीं है। इनका काम ज़राअत, स्टॉक एक्सचेंज और दीगर काम नहीं है जो ये कर रहे हैं, और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब ने उसी का जिक्र किया है। यहाँ आलिया हमजा साहबा का भी एक स्टेटमेंट है, वो कहती हैं हमारे 9 मई से गिरफ्तार कारकुनान अभी तक जेल में हैं। नहायत अफसोस है कि इनकी ज़मानत के केस सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रही। कारकुनान की माओं बहनों को मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। मैं कहती हूँ इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर उल्टे सीधे मुकदमात लगातार बनाए गए हैं और बहुत सारे मुकदमात बनाए गए हैं। ज़्यादा मुकदमात जिनकी निगरानी में बनाए गए वो जनाब डीजी नैब इरफान बेग साहब थे। ये रिटायर हुए हैं हाल ही में, और ख़बर यह है कि गुज़िश्ता माह रिटायर होने वाले साबिक डीजी नैब रावलपिंडी चेयरमैन नैब के मुशीर तैनात कर दिए गए हैं। मिर्ज़ा इरफान बेग का दौर इमरान खान की गिरफ्तारी, 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 केस, इस किस्म के केसेस की वजह से बड़ा हंगामा खेज रहा है। अब जनाब इनको जो है नवाज दिया गया फौरी तौर पे, इससे पहले कि इनका ज़मीर जाग जाता। नॉर्मली लोगों का रिटायर होने के बाद जब उन्हें वक्त मिलता है वो सोचते हैं तो उनका ज़मीर जागना शुरू हो जाता है। तो इससे पहले कि उनका ज़मीर जागता उन्हें नवाज दिया गया और उन्हें चेयरमैन नैब का मुशीर तैनात कर दिया गया। यानी अब नैब का जो चेयरमैन है उसका भी मुशीर होगा, उसको भी बताएगा आगे बंदा जनाब ये करना है और ये नहीं करना। भाई अगर उसने भी मुशीर रखना है वज़ीर आज़म की तरह तो ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर।
बहरहाल चेयरमैन नैब का मुशीर आ गया और ये वो बंदा है जिसने इमरान खान साहब के खिलाफ बड़े केसेस बनाए थे, तो इसको फौरी तौर पे रिटायरमेंट के बाद नवाज दिया गया है। बलूचिस्तान की सूरत हाल नादरीन, गुलजारी बलोच साहिबा जो कि मारंग बलोच साहिबा की साथी हैं, कुछ इतलात के मुताबिक एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है, उन्हें भी अगवा कर लिया गया है। और वीडियो के अंदर जो ख़वातीन की सहमी हुई आवाज़ें आ रही हैं इंतहाई तशवीशनाक है, अफसोसनाक है, तकलीफ़देह है। सीमीदीन बलोच साहिबा ने भी एक इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखता हूँ। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान तकरीबन सारा का सारा इस वक्त लॉकडाउन में गया हुआ है। रात के वक्त आप पूरे बलूचिस्तान में ट्रैवल नहीं कर सकते। शाहराहों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों का कब्जा है और बहुत सारे इजला जो हैं उनमें अमली तौर पे हुकूमत की रेट काम नहीं कर रही है। वहाँ के सहाफ़ी बता रहे हैं कोयटा के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज बंद हैं। कोयटा के दरवाजे पे एहतजाज करने वाले लोग बैठे, उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा और वहाँ पे इतनी बड़ी नफरी खड़ी कर दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि कुछ तसादुम की सूरत में जानी नुकसान भी हो सकता है। अख्तर मेंगल साहब वहाँ पे डट के बैठे हैं कि जनाब मैं तो अपने लोगों को लेकर जाऊँगा, ख़वातीन को आज़ाद करवाऊँगा। सीमीदीन बलोच साहिबा कहती हैं जिन्हें आज़ाद कर दिया गया, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था कराची में एहतजाज के दौरान। पिछले दिनों मेरे गांव में एक ही ख़ानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इन लोगों को घरों से उठाया गया, पहले 4 को कत्ल किया गया, फिर बाकियों के बाज़ार में इश्तिहारात लगाए गए कि वो आर्मी कैंप से फ़रार हो गए। यानी 4 पहले कत्ल हो गए और फिर ये इश्तिहारात लगाए गए कि आर्मी कैंप से वो फ़रार हो गए। बाकी के लोग 7 लोग जो है और चंद दिन बाद इनकी लाशें भी मिली। आइन और कानून में रहते हुए हम एक ही मुतालबा करते हैं कि बदअमनी ख़त्म की जाए। अब आप ये देखें, ये 6 अप्रैल 2025 का स्टेटमेंट है सीमीदीन बलोच का। ये कितना अफसोसनाक स्टेटमेंट है नादरीन। जो काटलिंग हमला है उस हवाले से भी कुछ बड़ी अजीबोगरीब किस्म की इंफॉर्मेशन सामने आई है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसी हमले के हवाले से स्वात से एक MNA हैं और उन्होंने आवाज़ उठाई कौमी असम्बली में, सलीमुर रहमान साहब। उन्होंने काटलिंग हमले, जो ड्रोन हमला हुआ था, उस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा, जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि हमने आज तक सुना था कि अमेरिका पाकिस्तान में ड्रोन हमले करता है, लेकिन आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे मुल्क में हमारे अपनों ने ही ड्रोन हमला करके बेगुनाह लोग मार दिए हैं। ये नहायत अफसोसनाक है। देखें, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब को पता चला इस मामले में तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो ये कहेंगे कि ये जो काटलिंग का ड्रोन हमला है इसकी इंक्वायरी की जाए। अब जो एक एनी शाहिद बच कर आया है उसका स्टेटमेंट है मेरे पास, वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये कहता है कि हमने नमाज पढ़ी तो मैं पानी लेने गया, जब आधे रास्ते पहुँच गया तो एक धमाका हुआ और आग लगी। जब वहाँ गया तो चचा आग की लपेट में था। भाइयों बच्चों को साइड पर किया, इतने में चचा पर एक और ड्रोन हुआ और फिर भाई बच्चों पर भी हुआ। अब ये एनी शाहिद बता रहा है कि ड्रोन के साथ अटैक किया गया है और ये वो बंदा बता रहा है जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है सच। इसका एक चचा है, कहता जी उसको टारगेट किया, भाइयों को और बच्चों को भी टारगेट किया, खवातीन भी टारगेट हो गई। अब मासूम शहरियों का ड्रोन हमले में जो जानी नुकसान हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है। अगर ये मामला इमरान खान साहब के सामने जाता है तो वो ज़रूर इसके ऊपर ना सिर्फ आवाज़ उठाएंगे बल्कि वो ये चाहेंगे कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसके ऊपर अगर मुकदमा दर्ज करना पड़े तो मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए। ये नॉर्मल चीज़ है मुकदमा दर्ज हो जाना, ताकि तहकीकात आगे बढ़ें। अब देखें ना, मुकदमा हो भी गया तो बेचारा एक DPO एक RPO क्या करेगा। ये पूरा निज़ाम ही जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेके हुए है। जब तक आप तमाम इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक अदलिया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से आज़ाद नहीं होंगे, अपने आज़ाद फैसले नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे निज़ाम इंसाफ काम नहीं करेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को नादरीन बार बार लॉन्च किया जाता है और इतनी मरतबा लॉन्च किया जाता है कि उनके अंदर लावा पाट रहा है मियाँ साहब के अंदर। मियाँ साहब जो है उनके दिल में बड़े राज हैं। मियाँ साहब निकलेंगे तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। अभी मियाँ साहब तूफ़ानी दौरे करने लगे हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अब मियाँ साहब बलूचिस्तान का रुख करेंगे और बलूचिस्तान के हालात को ठीक कर देंगे। मियाँ साहब पहले अपने हालात ठीक कर लें। पूरे पाकिस्तान की अनाउंसमेंटें करके, मियाँ साहब को रीलॉन्च करने की अनाउंसमेंट करके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाब दिखा के मियाँ साहब को कहाँ पहुँचाया जा रहा है खामोशी से? लंदन। मियाँ साहब की जो मंजिल है वो लंदन है। अब ना खैबर पख्तूनख्वा तो ना बलूचिस्तान और ना इवन लाहौर, और यास्मीन राशिद वाला हल्का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब आप 10 दफ़ा धांधली कर लें, यास्मीन राशिद आपको 10 दफ़ा रहेंगी वहाँ से, क्योंकि मैं उस हल्के में रहता रहा हूँ।
मेरा वहाँ पे घर था और मेरे दादा का भी वहाँ पे घर था और मैं उस हलके को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मियाँ साहब आप बड़े मकबूल थे, बड़े मजबूत थे, आपकी खटिया खड़ी हो गई वहाँ पे। आपका वोटर अब यास्मीन राशिद के वोटर की मिकदार में बहुत कम है, उनके मुकाबले में आपके पास वोट नहीं है वहाँ पे। अब लोग आपसे अब प्यार नहीं करते, लोग आपको एक कंप्रोमाइज्ड सियासतदान के तौर पे देखते हैं जिसने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर अपनी बेटी और अपने भाई के लिए इक्तदार की भीख मांगी है और उसके बदले में बूट को इज्जत दी है, वोट को इज्जत देने की बजाय। अच्छा, एक और खबर भी आई है कि शायद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज पहले बेलारूस जाएंगे और फिर लंदन जाएंगे। तो पार्टी को उठाने की कोशिश करते हैं बार बार कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, रीलॉन्च हो रहे हैं, फिर से मियाँ साहब लॉन्च होने लगे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर मियाँ साहब बरतानिया, मियाँ साहब ने अब अगर सियासत करनी है तो बरतानिया में जाके करनी है, क्योंकि बरतानिया में सियासत नहीं करनी पड़ती, वहाँ साजिश करनी पड़ती है। मियाँ साहब अब सियासत नहीं करेंगे, अब वो सिर्फ साजिश करेंगे, क्योंकि बरतानिया में जब भी मियाँ साहब पहुँचे हैं तो मियाँ साहब ने यहाँ से बैठ के कोई ना कोई साजिश ही की है। अब वो वापस बरतानिया जा रहे हैं और वहाँ पे कोई साजिश का प्लान करेंगे कि अब उन्होंने क्या करना है। लेकिन मियाँ साहब की जो सियासी हैसियत है पाकिस्तान में वो ख़त्म हो चुकी है और वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वो अवाम को फेस ही नहीं कर सकते, अवाम के सामने जा ही नहीं सकते। इरफान सिद्दीकी साहब ने एक चीज़ कंफर्म की है, मैं आपके सामने रख देता हूँ, बात उनकी ठीक है इरफान सिद्दीकी साहब की। वो ये कहते हैं इरफान सिद्दीकी साहब के ये जो नहरों वाला मामला है ना, जो नहरें बनाई जा रही हैं दरिया सिंध पे, इस पर उन्होंने कहा सदर जरदारी ने 6 कैनाल्स की मंजूरी खुद दी है और उसके मिनट्स मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी को इब्तदाई तौर पर कैनाल्स के मामले पे कोई एतराज़ नहीं था। जब सिंध में कौम परस्त जमातों ने आवाज़ उठाई और पीटीआई ने भी आवाज़ उठाई तो फिर पीपल्स पार्टी को अपने वोट बैंक की वजह से मुतहर्रिक होना पड़ा। बहुत सारे लोग जो पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं वो कह रहे हैं जी कोई एतराज़ नहीं है, जरदारी फैमिली को बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, बिलावल को भी जरदारी, आसिफ जरदारी को, आसिफा को, जरदारी फैमिली को भी कोई एतराज़ नहीं है। और जो भुट्टो फैमिली है वो तो वैसे ही अभी सियासत के अंदर नहीं है। हाँ, भुट्टो फैमिली का एक लड़का अब सियासत में आ रहा है, जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर, उसको लॉन्च किया जा रहा है सियासत के अंदर। अब ये भुट्टो फैमिली हो या जरदारी फैमिली हो, इन्होंने अगले इलेक्शन में जो सिंध के बेचारे गरीब किसान हैं उनको ये कहकर बेवकूफ़ बनाना है कि हम आपकी नहरों के लिए, आपके पानी के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि जो जरदारी ख़ानदान है उसने वहाँ पे नहरों का सौदा कर दिया है और भुट्टो ख़ानदान ने हमेशा इसी तरह इस्तेहसाल किया है सिंध के हारियों का, सिंध के किसानों का और सिंध के लोगों का, कि उनको जज्बाती करके सिंधु के नाम के ऊपर, दरिया के नाम के ऊपर, पानी के नाम के ऊपर हमेशा उनके वोट बाद का चोरी किए और जब उनसे लिए तो उनके हुकूक कभी भी अदा नहीं किए। जो लोग बेचारे सैलाब में जिनके घर टूट गए थे उनको इन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया, उनका पैसा खा गए हैं। यानी इतनी करप्शन है वहाँ पे सिंध के अंदर कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके ऊपर जो पैसा लगना था वो उनके ऊपर लगा ही नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। और बिलावल दावे करते हैं बड़े बड़े, अब ये नहरों के ऊपर जनाब वोट मांगेंगे आवाम से कि जनाब हम नहरों को रोकेंगे, आप हमें वफाकी हुकूमत में ले जाएं। जरदारी ख़ानदान अब ये कहकर वोट मांगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिंध के लोग बार बार और इतनी दफ़ा यूँ बेवकूफ़ बनते जाएंगे। मैं उनको मिला हूँ, वो बेचारे मजबूर हैं, परेशान हैं, वहाँ पे अभी पूरी तरह से जो है वो शऊर का जिन बोतल से बाहर नहीं आया। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि सिंध में भी बात चल पड़ी है अब और ये बात आगे बढ़ेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।